नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। अपनी शादी की बात सुनकर निधि ने मुंह बिचकाते हुए अपनी माँ से कहा, शादी मतलब जीवन की बर्बादी है। माँ, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी देखभाल करना चाहती हूँ। और फिर निधि ने बड़े प्यार से अपनी माँ की ओर देखा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। माँ ने प्यार भरी दृष्टि से अपनी बेटी की ओर देखा। माँ, मुझे शादी जैसे रस्मों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। विवाह परंपरा एकदम खोखली हो चुकी है। आप जरा अपनी जिंदगी में देखो, शादी के बाद पापा से तुम्हें कौन सा सुख मिला है? पापा ने तो तुम्हें किसी और के लिए तलाक कहती हुई वह अचानक रुक सी जाती है और आंसू भरी आंखों से अपनी माँ की ओर देखती है, तो माँ दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है और अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश करते हुए बोलती है, अरे छोड़ो ना इन बातों को, इस वक्त ऐसी बातें नहीं करते। और फिर लड़कियां तो होती ही हैं पराया धन, उन्हें एक दिन घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। देखना, ससुराल जाकर तुम इतनी खो जाओगे कि अपनी माँ की तुम्हें कभी याद भी नहीं आएगी। और वह अपनी बेटी को गले से लगाकर उसके माथे को चूम लेती हैं। सुमित्रा अपनी बेटी निधि को बहुत प्यार करती हैं। आज 25 वर्ष हो गए उन्हें अपनी पति से अलग हुए। जब सुमित्रा का अपने पति से तलाक हुआ था तब निधि केवल 6 वर्ष की थी। तब से लेकर आज तक उन्होंने निधि को पिता और माँ दोनों का प्यार ही दिया था। निधि उनकी बेटी ही नहीं बल्कि उनकी सुख दुख की साथी भी थी। अपनी टीचर की नौकरी से जितना कुछ कमाया था वह सभी कुछ अपनी बेटी पर ही तो लुटाया था। अच्छी से अच्छी शिक्षा के साथ उसकी हर जरूरतों का ध्यान रखा था। सुमित्रा ने अपनी बेटी को कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी थी, चाहे खुद उन्हें कितना भी कष्ट झेलना पड़ा हो। आज वह जब अपनी बेटी की शादी करके ससुराल विदा करने की बात कर रही थी तो भी उन्होंने अपने दर्द को अपनी बेटी के आगे जाहिर नहीं होने दिया ताकि उनकी बेटी को कोई कष्ट ना हो। निधि आजाद विचारों की लड़की है और उसकी परवरिश भी बेहद ही आधुनिक परिवेश में हुई है। उसकी माँ ने कभी किसी बात के लिए उस पर बंदिश नहीं लगाई। निधि ने भी अपनी माँ को हमेशा ही एक स्वतंत्र और संघर्षपूर्ण जीवन बिताते हुए देखा था। ऐसा नहीं कि उसे अपनी माँ की तकलीफों का अंदाजा नहीं है। वह बहुत अच्छी तरह से यह बात जानती है कि चाहे कुछ भी हो, कितना भी कष्ट उसे झेलना पड़े, झेल लेगी, परंतु अपनी तकलीफ कभी उसके समक्ष व्यक्त नहीं करेगी। निधि का शादी से इस तरह बार बार इनकार करने पर सुमित्रा बड़े ही भावुक होकर कहती हैं, बेटा तू क्यों नहीं समझती, तुझे लेकर कितने सपने सजो रखे हैं मैंने, और तुम कब तक मेरे साथ रहोगी? एक न एक दिन तुम्हें इस घर से विदा तो होना ही है। और फिर हंसते हुए वे बोलती हैं, और तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिले, इसमें मेरा भी तो स्वार्थ छुपा है ना। कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? एक न एक दिन मैं भी इस दुनिया को अलविदा तो कहने ही वाली हूँ। फिर तुम अकेली जिंदगी कैसे काटोगी? कहते हुए उनका गला भर जाता है। विनय एक पढ़ा लिखा लड़का है जो कि एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर के पद पर तैनात है। उसके परिवार में उसके माँ बाप, भैया भाभी के अलावा उसकी दादी हैं जो 75 या 80 उम्र की होंगी। सुमित्रा को अपनी बेटी के लिए यह रिश्ता बहुत पसंद आता है। उन्हें लगा कि उनकी बेटी इस भरे पूरे परिवार में बहुत ही खुशहाल जिंदगी जिएगी। यहाँ पर तो सिर्फ उनके सिवा उनके साथ सुख दुख को बांटने वाला कोई और नहीं था। वहां इतने बड़े परिवार में उनकी बेटी को किसी बात की कमी नहीं होगी, तो उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। सुमित्रा अपनी जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि अपने जेवर जेवरात जो अब तक उन्होंने संभाल कर रखे थे, को भी शादी का खर्चा जुटाने के लिए बेच देती है ताकि बड़े धूमधाम से अपनी बेटी को ससुराल के लिए विदा कर सके। बेटी के ससुराल वालों को भी बात की कोई परेशानी न हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया था। आखिर एक ही तो बेटी थी उनकी,
और उसी की खातिर तो वे वर्षों से पाई पाई जमा कर रही थी। विदाई के वक्त निधि की आंखों से तो आंसू थम ही नहीं रहे थे। धुंधली आंखों से उसने अपनी माँ की तरफ और उसकी ओर घर की ओर देखा जिसमें उसका बचपन बीता था, और फिर विदा होकर वह अपने ससुराल पहुंच गई। अरे पूरा पल्लू माथे पर रखो, ससुराल में गृह प्रवेश के वक्त किसी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, और उसके माथे का पल्लू उसकी नाक तक खींच दिया गया। परंतु आंखें पल्लू में ढक गई तो मैं कैसे देख पाऊंगी, उसने हल्के स्वर में कहा। तभी अचानक अपने सामने उसने हरी साड़ी में नाक तक घूंघट किए हुए अपनी जेठानी को देखा, जो बड़ों के सामने शिष्टाचार की परंपरा की रक्षा करने के लिए अपनी नाक तक घूंघट खींच रखी थी। तुम्हें तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं कि बड़ों के सामने घूंघट रखा जाता है? यह आवाज उसकी सास की थी। आप मेरी माँ की परवरिश पर सवाल न उठाएं। निधि की आवाज में थोड़ी कठोरता आ गई थी। तुम मेरी माँ से तमीज से बात करो, विनय गुस्से से निधि की ओर देखता हुआ चिल्ला पड़ता है। ऐसा बर्ताव देखकर निधि तिलमिला सी जाती है और गुस्से से विनय की ओर देखती है। अरे नई बहू दरवाजे पर ही कब तक खड़ी रहेगी? कोई उसे अंदर क्यों नहीं ले आता है? दादी सास ने सामने के कमरे पर लगे बिस्तर पर बैठे बैठे ये आवाज लगाई। दरवाजे पर जो कुछ हो रहा था उसे सुन पाने में वे असमर्थ थी। वैसे भी उनके कानों ने उनके शरीर के बाकी अंगों के समान ही अब साथ देना छोड़ दिया था। यमराज तो कई बार आकर दरवाजे से लौट गए थे, क्योंकि उन्हें अपने छोटे पोते की शादी जो देखनी थी। अपनी लंबी उम्र और घर की उन्नति के लिए कई बार बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर बड़े से बड़ा कर्मकांड पूजा अर्चना करवा चुकी हैं, ताकि यमराज का लिखा बदलवाया जा सके। उन्हीं पंडितों में से किसी ने कभी यह भविष्यवाणी कर दी थी कि उनके छोटे पोते की शादी के बाद उनकी मृत्यु का होना लगभग तय है, और उसे टालने का एकमात्र उपाय यह है कि जिस लड़की की गाल पर तिल हो उसी लड़की से छोटे पोते की शादी कराई जाए। अतः निधि की गाल पर तिल का होना ही उसे उस घर की पुत्रवधू बनने का सर्टिफिकेट दादी जी द्वारा दे दिया गया था, और उन्हें अब बेचैनी इस बात से हो रही थी कि पंडित जी द्वारा बताए गए मुहूर्त के भीतर ही नई बहू का गृह प्रवेश हो जाना चाहिए, वरना कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन घूंघट के ना होने पर उखड़े उस विवाद ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया था। आप मुझसे ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? निधि गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है। तुम्हें तुम्हारे पति से कैसी बात करनी चाहिए? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यह भी नहीं सिखाया? घूंघट के अंदर से ही निधि की जेठानी ने आग में घी डालते हुए कहा। अरे इसे तो अपने पति से भी बात करने की तमीज नहीं है। निधि की सास ने बेहद ही गुस्से में कहा। आप मुझे तमीज मत सिखाइए। निधि के स्वर भी ऊंचे हो गए थे। पहले आप अपने बेटे को एक औरत से बात करने का तरीका सिखाइए। निधि बिना गुस्से में चीख पड़ता है। चिल्लाइए मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। निधि ने भी ठीक उसी अंदाज में चिल्लाते हुए कहा। इसमें तो संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है, पति से जबान लड़ाती है। सास ने फटकार लगाते हुए कहा। आप लोगों के संस्कार का क्या? नई बहू से कोई इस तरह से बात करता है? निधि ने भी जोर से चिल्लाते हुए कहा। तुम सीमा लांघ रही हो, विनय चिल्लाता है, और आप लोग भी मुझे मेरी हद न सिखाएं। निधि और विनय का निधि पर हाथ उठ जाता है। निधि गुस्से से तिलमिला उठती है, साथ में उसकी आंखों में से आंसुओं की धारा बहने लगती है, और आंसुओं के साथ साथ विद्रोह भी उमड़ पड़ता है। अचानक उसके पैर डगमगा जाते हैं और नीचे रखे तांबे के कलश से उसके पैर जा टकराते हैं, और वह कलश उछाल खाता हुआ सीधा दादी सास के सिर से जा टकराता है, और दादी सास इस अप्रत्याशित चोट से बेहोश होकर बिस्तर पर ही एक ओर गिर जाती हैं।
सभी तरफ कोहराम मच जाता है। लोग चर्चा करते हुए कहते हैं, देखो तो जरा नई बहू के लक्षण, कैसे तेवर हैं इसके। गुस्से में दादी सास को ही कलश से मार दिया है। अरे हाय हाय, अब तो ऊपर वाला ही रक्षा करे। निधि ने नजर उठाकर देखा तो सामने के कमरे में बिस्तर पर दादी सास पड़ी हुई थी। उनका सिर एक तरफ को झुका हुआ था और गले से माला नीचे लटकी हुई जमीन को छू रही थी। यह दृश्य देखकर निधि की सासू मां ने क्षण भर के लिए जैसे रुक गई हो। अरे हाय, ये क्या कर दिया तुमने। निधि की जेठानी अपने सिर के पल्लू को पीछे की ओर फेंकती हुई दादी सास की ओर दौड़ पड़ती हैं। निधि को तभी अपनी जेठानी का चेहरा दिखा था। उसके होठों पर पिंक गहरे रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी और साड़ी की मैचिंग की उसने बिंदी अपने बड़े से माथे पर लगा रखी थी। आंखों पर लाल रंग के आई शैडो भी लगा रखे थे और गले में भारी सा लटकता हुआ हार पहन रखा था। उनका यह श्रृंगार उनके अति श्रृंगार प्रिय होने का प्रमाण पेश कर रहा था। निधि भी दादी सास की स्थिति देखकर घबरा जाती है और आगे बढ़कर उन्हें संभालने की कोशिश में अपने पर आगे बढ़ा पाती। उसके पहले ही विनय उसका हाथ जोर से पकड़कर खींचते हुए उसे पीछे की ओर धकेल देता है और वह पीछे की दीवार से खुद को गिरने से बचा लेती है। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उनके पास जाने की, जहां हो वहीं खड़ी रहो चुपचाप। विनय ने यह बात बड़ी ही बेरुखी से कही थी। अपने पति के इस व्यवहार से उसका मन बहुत दुखी होता है। वह उसी तरह दीवार के सहारे खुद को टिकाए खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों से छल छल आंसू बहने लगते हैं। वह मन ही मन सोचने लगती है कि जिस रिश्ते की शुरुआत इतने अपमान और दुख के साथ हो रही है, उस रिश्ते में अब आखिर बचा ही क्या है, जो आज नए जीवन की शुरुआत से पहले ही उसका इस कदर अपमान कर रहा है। जिस मानसिकता का प्रदर्शन उसके पति और उनके घर वालों ने किया है, जितनी कुंठित विचारधारा इन सब की है, वैसी मानसिकता के साथ वह अपनी जिंदगी नहीं गुजार पाएगी। उसके लिए वहां रुक पाना अब मुश्किल हुआ जा रहा था। और इन सबसे ज्यादा अगर कोई चीज उसे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचा रही थी तो वह था विनय का उसके प्रति व्यवहार। कहां वह मन में सुंदर सपने सजोए अपनी मां के घर से विदा हुई थी। अपने जीवन साथी के लिए जिस सुंदर छवि, जिस सुंदर चित्र को उसने सजोया था, वह अब एक झटके में ही टूटता बिखरता नजर आ रहा था। सभी तरफ कोहराम मचा हुआ था। लोग फिर से वही चर्चा करने लगते हैं कि देखो तो जरा नई बहू के तेवर। गुस्से में अपनी दादी सास को ही कलश से मार दी। तभी कोई डॉक्टर को बुला लाता है। आधे घंटे के निरीक्षण के बाद डॉक्टर बताते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। मैंने दवा दे दी है, जल्द ही इन्हें होश आ जाएगा। खैर, उनकी पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान आदि के प्रभाव से भी दादी सास मौत के मुंह से बच निकलती हैं। अरे अब क्या वहीं खड़ी रहेगी महारानी? कोई उसे अंदर लेकर आओ तो। सास ने बड़े ही गुस्से में आवाज लगाई। नहीं, मैं अब इस घर में पैर नहीं रखूंगी, निधि ने बड़ी ही दृढ़ता से कहा। क्या कहा? कैसी कुलच्छड़ी है यह? अब और कोई कसर रह गई है क्या? सास ने गुस्से से गरजते हुए कहा। अब ज्यादा नाटक मत करो, चलो अंदर चलो। विनय ने उसका हाथ जोर से खींचकर कहा। नहीं, मैं अब आपके घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगी। यह कहते हुए निधि एक झटके में विनय के हाथ से अपने हाथ को छुड़ा लेती है। जिस व्यक्ति ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, जिसके घर में मेरी इतनी बेइज्जती हुई, अब मैं वहां एक पल भी नहीं रुक सकती हूँ। यह कहते हुए निधि दरवाजे से बाहर निकलकर अपनी मां के घर की ओर चल देती है। निधि मन ही मन सोचती जाती है, जिस रिश्ते में सम्मान नहीं है उसे पूरी उम्र कैसे निभा पाऊंगी। जो परंपरा एक औरत को खुलकर जीने पर भी पाबंदी लगा दे,
जिस रिश्ते में पति जैसा चाहे वैसा सुलूक करे और पत्नी के मुंह खोलने पर भी पाबंदी हो, वैसे रिश्ते से तो अकेले ही जिंदगी बेहतर है। माँ ने तो सारी जिंदगी अकेले ही काटी है, बिना पापा के सहारे के। उन्होंने तो मेरे लिए अपनी सारी खुशियों का बलिदान किया है। सारी उम्र उन्होंने मुझे सहारा दिया है। अब मैं उनका सहारा बनूंगी। और वह अपने माँ के घर पहुंच जाती है। माँ उसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित होती है और पूरी बात उससे पूछती है और फिर निधि अपनी माँ को पूरी घटना सुना देती है और कहती है, माँ अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी और ना ही कभी भी कहीं और शादी करूंगी। मैं तो बस आपके पास रहूंगी, आपका सहारा बनकर हमेशा के लिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में।